एक दिन मैंने 9 बजे 8:30 9 बजे के आसपास किया तो पता लगा वित्त मंत्री जी सदन में हैं, सदन चल रहा है। यानी ये दिखाता है कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने रुचि ली है। और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, यह पहली बार हुआ है। और बजट भी ऐतिहासिक है, यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर कही भी हैं कि वित्तीय स्वीकृति समय पे नहीं दी जाती है, लेकिन वह सच नहीं है। मैं इन सब बातों पे भी बात करूंगा कि कुल बजट की कितनी स्वीकृतियां पहले की सरकारों में जारी होती थी और कितना हमारे सरकार के समय जारी हो रही हैं और कितना पैसा खर्च हो रहा है। सदन की कार्रवाई में जो अनुदान मांगों पर विभागों के जो विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी होता है, एक गाइडलाइन होती है। और गाइडलाइन इस बात को लेकर होती है कि बजट पास होने के बाद 31 मार्च के बाद, जब 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो, तो सभी संबंधित विभाग अपनी कार्य योजना बना करके, वर्ष भर की कार्य योजना बना करके उसको व्यवस्थित रूप से लागू करने का प्रयास प्रारंभ कर लें। अगर पहले से कार्य योजना बनी होगी तो उसकी गाइडलाइन के ही अनुदान की मांगों पे चर्चा होती है कि अनुदान की मांगों को हमारा क्रम क्या होगा, किस किस मद में कितना पैसा जाना है और उस पैसे को खर्च करने की हमारी प्रक्रिया क्या होगी। उसके पीछे का उद्देश्य ये है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही वहां पे सभी विभागों का नहीं, लेकिन कुछ विभागों का लिया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे कल मेरे 4 सहयोगियों ने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर विस्तार से अपनी कार्य योजना को सदन के सामने प्रस्तुत किया और अन्य सभी विभाग उसी प्रकार की कार्य योजना को यहां पे प्रस्तुत करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। आपने जो बातें यहां पर कही हैं, मैं देख करके आश्चर्य कर रहा था और मुझे लगता था कि नेता प्रतिपक्ष उम्र के हिसाब से आंकड़ों में घालमेल नहीं करेंगे। एक बार तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि कभी कभी संगत का प्रभाव होता है, तो मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि चच्चों का प्रभाव भी आप पे आ गया है। और प्रभाव इस बात को आ गया जब आपने कहा कि राजकोषीय घाटा आपका जो है वह इतना ज्यादा है, आप उत्तर प्रदेश पे उधार इतना ज्यादा है। मुझे लगता है कि वह सच नहीं था। तो वित्त मंत्री जी ने तत्काल अपने प्रतिक्रिया वहां पर व्यक्त कर दी और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो राजकोषीय घाटा है, जो कुल जीएसडीपी का हमारे पास कितना यानी हम कुल कितना घाटा हमारे पास है, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 16-17 जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इसका प्रतिशत था 4.39%। और आज के दिन पर 25-26 में, हम इस समय 25-26 में हैं, इस समय है यह 2.97% है ये, यानी उससे काफी कम है। इसका मतलब हमारा वित्तीय प्रबंधन बेहतर है और इस वित्तीय प्रबंधन के लिए ही आज देश भर के बैंकर्स यूपी पे विश्वास करते हैं।
ऋणग्रस्तता की बात करते हैं तो आपके समय में जो ऋणग्रस्तता थी 16-17 में, ये लगभग 30% थी, और आज यह 26% के आसपास है। हम इसको कम किए हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोगों ने 26-27 में, यानी 27 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त होगा वहां तक हम उसको 23% तक पहुंचाने का, 30% से कम करते हुए, यानी हमने लगातार उत्तर प्रदेश पे जो ऋण था उसको हम कम कर रहे हैं। हां, ये तो स्वाभाविक रूप से वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके दायरे बढ़ेंगे, लेकिन जितनी हमारी आय है उसका व्यय में संतुलन बनाए रखने का काम इस दौरान सरकार ने यहां पर किया है। और प्रति व्यक्ति आय को भी अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय इस वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी 24-25 के अंत में, जो गत वित्तीय वर्ष संपन्न हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी 16-17 में जब हम लोग आए, यानी जब हम आपकी सरकार थी, तब यह लगभग 43,000 के आसपास थी, और जब हम लोग इस वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च तक जाएंगे तो यह 1,20,000 क्रॉस कर चुकी होगी। क्या 43,000 में और 1,20,000 में कोई अंतर नहीं है? दूसरा, इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा कि समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश क्या था। पांडे जी, आप तो पुराने समाजवादी हैं और मैंने इसीलिए कहा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप समाजवादी आंदोलन के जो सबसे वरिष्ठ पिलर हैं और अंतिम वो पीढ़ी है जिसने समाजवादी आंदोलन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है, जो जेपी चाहते थे, जो लोहिया चाहते थे। हां, आपके पीछे शिवपाल जी जैसे कुछ लठैत भी थे जो उसके अनुसार जीने का प्रयास करते थे, लेकिन आप लोगों ने उसके अनुरूप संघर्ष किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी ने प्रदेश का क्या हाल किया? क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? और हम इस बात को कहते हैं, पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे चर्चा की, और अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर समय मिलता है तो हम लोगों को ये चर्चा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से इस सदन के माध्यम से चर्चा के विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या दायित्व होने चाहिए। भारत विकसित होगा तब जब राज्य विकसित होंगे, और राज्य विकसित तब होंगे जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव और नगर की इकाई हमारी विकसित होगी, आत्मनिर्भर होगी। और उस पर लगातार 27-28 घंटे तक इस सदन में चर्चा हुई। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था। क्या स्थिति थी तब उत्तर प्रदेश की? यानी 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे, यानी बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गया था। परसेप्शन खराब था। देश भर में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग किस निगाह से देखते थे उत्तर प्रदेश को, आपसे ज्यादा कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन 8, साढ़े 8, 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है। टॉप 3 राज्यों में 13 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को पहुंचा करके हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं, और हमने तय किया है कि 26-27 में इसको 40 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे।
परसेप्शन चेंज हुआ है। अब 2017 के पहले कोई भी व्यक्ति रहा होगा, कोई भी व्यक्ति रहा होगा तो उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान था, कोई भी नागरिक था, किसी भी तबके का, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी रहा हो, वो देश के अंदर जाता था, उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं होती थी। लोग शक की निगाहों से देखते थे। और आप लोगों ने तो कुछ जनपदों को ऐसा बना दिया था कि उस जनपद के नाम पर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था नहीं करने देते थे, नहीं रहने देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो दुनिया गौरव से चेहरा, सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है, ये सरकार की नीतियों के कारण, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत के नाते ये परिवर्तन देखने को मिला है। और उसी परिवर्तन का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर टॉप 3 राज्यों के अंदर पहुंचाया है। और मैंने इसलिए कहा आप स्वस्थ रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तब देश का टॉप की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगा। इस दृष्टि से हम लोग इस बजट को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं। और इस माननीय सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे ये अत्यंत, यहाँ पर इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ पे भाग लिया है, उन सभी ने बहुत अच्छे सुझाव भी इस मामले में दिए हैं। आपने कुछ चीजें कही कि वास्तव में कहां से पैसा आएगा। जो 9,12,000 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रस्तुत कर दिया है, आपके पास पैसा कहां से आएगा, आपने टारगेट ही रखा है। बड़ा लक्ष्य रखा जाता है, कोई बड़ा कार्य करने के लिए, बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए उस प्रकार का परिश्रम किया जाता है। मुझे याद है हम लोगों को जब 2017 में किसानों के कर्ज को माफ करना था, लघु और सीमांत किसानों के, पैसा कहां से आएगा, ये चर्चा थी। बैंकर्स के पास जाते थे, परसेप्शन खराब था, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। मैं उस समय के वित्त सचिव को अपने सामने बिठाया, मैंने कहा मुझे बताओ तो कि भाई खर्चा क्या है, क्या क्या कहां पे है। और हम लोगों ने उस समय जो योजना बनाई थी और उसके बाद जो बजट बनाया था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने बजट से किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, किसी वित्तीय संस्थान से कर्जा नहीं लिया, और प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया था। उत्तर प्रदेश ने किया था। ये सारा पैसा हमने बजट से दिया था। हम लोग आए थे, बजट प्रदेश का खजाना खाली, बैंक कोई पैसा देने को तैयार नहीं। हां, हमने लीकेजेस रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, और प्रभावी अंकुश लगाने का परिणाम था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिखाई दी। और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे। पीएलए को हम लोगों ने इसीलिए बंद किया कि 31 मार्च तक जो पैसा खर्च होगा वो वहां रहेगा, या जिस योजना का पैसा जाएगा वो वहां रहेगा, शेष पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि डंप पड़ता था, वो पैसा डंप पड़ा रहता था। उस पैसे का उपयोग हो सके, हम इसलिए उस पैसे को वापस लेते हैं और डिमांड के अनुसार फिर उस पैसे को यहां से वापस भेजते हैं। उसके अनुरूप ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। हम लोगों ने इस बारे में, इस बात को, यानी जो यहां पे मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ कल जो यहां पे एक अधिनियम पारित किया है माननीय सदन ने,
एफआरबीएम से संबंधित रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप, ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है किसी भी राज्य के लिए, और उसी को उत्तर प्रदेश फॉलो भी कर रहा है कि हम लोग एफआरबीएम की उस अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे ऊपर कोई भी कर्ज हो और हमारी जो वित्तीय अनुशासन हो उसके अनुरूप हो। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन राज्यों में से है और उसमें अग्रणी राज्य है जिसने रिजर्व बैंक के इस गाइडलाइन को अक्षरशः पालन किया है और उसको कहीं भी विचलित नहीं होने दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है, और खास तौर पर जब आप कह रहे थे कि देखिए आपके समय में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था वह तो सामान्य वेतन, पेंशन आदि के मद में खर्च हो जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, यह जो पूंजी बनती है, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, इसके बारे में विशेषज्ञों के जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। नीति आयोग हो, रिजर्व बैंक हो या अन्य वित्तीय संस्थान हैं, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं कि अगर हम एक पैसा लगाते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो वह बदले में 5 से 6 गुना रिटर्न करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यानी रोजगार भी उससे सृजित होते हैं, लोगों के जीवन को भी आसान बनाने में वो योगदान देता है। और उत्तर प्रदेश में आपके यहां 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वह 71,000 करोड़ रुपए के आसपास था, और आज यह है 1,77,000 करोड़ रुपए से अधिक का। आप अनुमान करें कि सरकार किस रूप में इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये चीज, और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, ऐसा नहीं कि इसमें हम कहीं पीछे हों, सबसे ज्यादा देश के अंदर है, सबसे ज्यादा। मैंने परसों भी इस बात को कहा था कि हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक में उत्तर प्रदेश का नागरिक जितना पैसा जमा करता था उसका केवल 43 से 44% ही उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हो पाता था। हम लोगों ने इसको बढ़ाया, जब उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हुआ, तो आज ये लगभग 61-62% तक पहुंच चुका है। यानी लगातार वह पैसा, यूपी का पैसा यूपी में लगे, इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों ने अपने रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आप रोजगार की बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि सरकारी नौकरी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होना चाहिए, और सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है एमएसएमई। जिस राज्य के पास एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सस्ता मैन पावर होगा, कुशल मैन पावर होगा, वह राज्य बड़े औद्योगिक निवेश को करने में सफल हो सकता है। 17 के पहले ये संभावनाएं थीं, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हमने बनाए हो, ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो प्रोत्साहन दिया उनको। मुरादाबाद का ब्रास वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। फिरोजाबाद का ग्लास सदियों से है।
ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का सदियों से चली आ रही परंपरा है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों से परंपरागत चली आ रही परंपरा है। भदोई की कालीन सदियों की परंपरा है। लेकिन ये सब हताश और निराश थे। इनका कोई पुरसाहाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था। सरकार आई, सरकार ने इनकी मैपिंग की, सर्वे करवाए, क्या कुछ हो सकता है, इनको सर्वे करके इनको कहां पे आवश्यकता पड़ती है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, पैसे में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, प्रशिक्षण में, कहां पे हो सकता है। सरकार ने उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई यूनिट, इस यूनिट में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक कार्य कर रहे हैं। उससे रोजगार उनको प्राप्त हो रहा है, स्वरोजगार उससे प्राप्त हो रहा है। हर एक एमएसएमई यूनिट को हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की और हर एक एमएसएमई जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। 5 लाख का ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, परंपरागत रूप से भी जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे, क्या स्थिति थी उनकी। आप तो इतने पुराने आदमी हैं, ग्राम स्वराज की चर्चा करते थे। ग्राम स्वराज प्रदेश के अंदर, ये ग्राम स्वराज जहां गांव हर एक चीज को लेकर गांव के अंदर गांव अपनी योजनाएं बनाता था, गांव अपनी योजनाओं को लागू करता था, गांव अपने अंदर सारी व्यवस्थाओं को लागू करता था। और ये पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी गांव के अंदर ही हुआ करती थी। किसी चीज के लिए किसी पे निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे हमारे। गांव के अंदर नाव भी होता था, गांव के अंदर कारपेंटर भी होता था, गांव के अंदर राजमिस्त्री भी होता था, गांव के अंदर हर प्रकार का व्यक्ति होता था। एक दूसरे पर सबकी व्यवस्था निर्भर होती थी और व्यवस्था संचालित होती थी, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ती थी। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के एक सौहार्द भी था, संपन्नता भी थी, लोग अपने अनुसार उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन परिणाम क्या है, 2000 यानी लगातार इसमें गिरावट आई और अंततः 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। टूल किट वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टूल किट उपलब्ध करवाने प्रारंभ किए हैं। उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है, बैंकों से सस्ते में लोन देना प्रारंभ किया है। प्रदेश के ही युवाओं के लिए जो हम लोगों ने स्कीम लागू की, उस स्कीम के अंतर्गत ही इस सीएम युवा की वह योजना है जिस स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी के साथ ही हम लोग मार्जिन मनी देने के साथ ही गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त, पहले चरण में 5 लाख रुपए का, दूसरे में 7.5 लाख का और तीसरे में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उसको बैंक से लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर 1,10,000 से अधिक नौजवानों को सीएम युवा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद की है। और मैं एमएसएमई मंत्री से कहूंगा कि एक बार वह आपकी बात आपने जिन नौजवानों को बताया है हाथ दीजिए। और मैं मानता हूं हर जनप्रतिनिधि को रुचि लेनी चाहिए, उन नौजवानों का प्रशिक्षण हो और फिर उसके अनुसार वो बैंक से लोन लेंगे तो उसका सब कुछ तो सरकार को देना है। वो मूलधन वापस कर दें, जो भी उसमें मार्जिन मनी के बाद जो मूलधन बचता है उसको वापस कर देगा तो उसका बहुत अच्छा काम हो। लेकिन काम उसको क्या करना है इसका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और ये प्रशिक्षण विभाग करा रहा है। हर जनपद में हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। ये चीजें भी आपको दिखानी पड़ेगी, इसको हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो चीजें आपने यहां पे कही हैं
दूसरा है जो नीति आयोग देश के अंदर देश की नीतियों के निर्माण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग ने देश के अंदर जो अपनी रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने देश के अंदर फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है और उन्होंने कहा है कि व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत निवेश, ऋण स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के इन सभी मानकों पर राज्य को संतुलित और सुदृढ़ माना है। और सीएजी ने भी इस बात को माना है कि सुदृढ़ राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आंकड़े आने ही चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने प्रस्तुत किया है और वह भी यह इस सदन के सामने, आपके सामने वो चीजें सब कुछ आपके सामने यहां प्रस्तुत हुई हैं। और आज हम कह सकते हैं ये जो प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक देश के अंदर उन राज्यों में माना जाता है जो हर एक स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्क से आज हम लोग एक ऐसे स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्क स्टेट से आप स्टेबल और निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। और उस राज्य ने अपने आप को उस रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये उत्तर प्रदेश की आज की नई पहचान बनी है और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है, अब प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रिपल टी की त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। आज हमने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं और उसी दिशा में आज प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रयास, ये बजट उसी का परिणाम है और उसी को हम आगे बढ़ाने के क्रम में आज यहां पर आए हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जो अन्य विभिन्न मुद्दों पे जब चर्चा करने से पहले इस बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उनकी ओर भी माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम माननीय सदस्य उन सभी की पॉइंट के बारे में जानने की इच्छुक होंगे कि जो कुछ बातें यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही थी वह आखिर क्या है और उसके परिणाम कैसे सामने आने वाले हैं। खासतौर पर इंडस्ट्री 5.0 की चर्चा, हम वर्तमान में इंडस्ट्री 4.0 में चर्चा तो करते हैं। आपने आज देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहली बार EI इम्पैक्ट समिट दिल्ली के अंदर चल रहा है। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समिट में उपस्थित थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश। भारत एक उस फील्ड का एक नया लीडर बनकर के उभरा है और उस दिशा में इंडस्ट्री 4.0 ने तो हमें ऑटोमेशन की तरफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ,
बिग डेटा और एआई के माध्यम से हमारी बढ़त बढ़ाई, आज वहीं ये जो नया 5.0 की जो एक इंडस्ट्री जो 5.0 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अब जो टेक्नोलॉजी केंद्रित जो नया मॉडल सामने आ रहा है वह मानव केंद्रित और मूल्य आधारित एक औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना पर आधारित होना है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है एआई, आज औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख एनेबलर बनने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में कहा है। और इसी दिशा से जिन मुद्दों पर हम लोग यहां पे आज चर्चा कर रहे हैं, और मुझे देख के जहां एक और थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, जो इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से जो घोषणाएं हुई हैं उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर इस बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, खासतौर पर डाटा सेंटर की स्थापना के बारे में हम लोगों ने जो स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की बात की है। डाटा क्या है और इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण के साथ में मैं माननीय सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसे इसका इंपैक्ट होता है और कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है। प्रभाव क्या है इसका, कैसे हो सकता है। यानी डाटा के बारे में आज पूरी दुनिया के अंदर ये मान्यता है। पहले एक समय था जब दुनिया के अंदर ऑयल इकोनॉमी मानी जाती थी, यानी जिसके पास तेल है अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है। बाद में जितनी भी अन्य टेक्नोलॉजी आई, जिसको आप आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, या फिर अलग अलग समय में आई जिसका एकाधिकार था, उन लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के समय में जो हमारा मानना है कि, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है कि एआई आज के समय का जो सबसे बड़ा वो बनने जा रहा है, वो एआई बनने जा रहा है। और एआई ही ऑयल का स्थान लेने वाला है, और किस रूप में लेने जा रहा है इसके बारे में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो डाटा सेंटर की है।
और डाटा सेंटर की दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर ने अपने कई कदम बढ़ाए हैं। हमने उसके लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने इसके बाद डाटा सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की है और अब तक हमारे पास कई डाटा सेंटर यूपी के अंदर स्थापित हो चुके हैं और कई हमारे पास प्रस्तुत हैं। लेकिन उसका क्लस्टर किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और ये जो न्यू ऑयल के रूप में काम करेगा, इसकी उपयोगिता को हमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझना होगा। खासतौर पर जो डिजिटल डाटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको मैनेज करना, ये 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं उसकी जो होती हैं और उसी दिशा से हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, यानी अब तक शासन की जो कार्यप्रणाली थी, हमने डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की इस प्रक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया। आप अक्सर देखते रहे होंगे, आप तो मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में भी आपने, इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी आपने लंबे समय तक आपने कार्य किया है। आप देखते रहे होंगे और बहुत बार गलती मंत्रियों की नहीं होती है, या लेकिन उन विभागों के माध्यम से कोई एक तरीके को माध्यम नहीं होता है, वो अलग अलग डाटा अलग अलग समय में देते रहे हैं। एक ही चीज के आंकड़े अलग अलग समय में अलग अलग एक ही विभाग दे देता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि सही डाटा नहीं होता तो हम उसके अनुसार फिर कार्य योजना और उसके अनुरूप रणनीति नहीं तैयार कर पाते हैं। और इसके लिए एक ये व्यवस्था, हमारी अप्रोच हमारा क्या होता था, अब तक हमारा जो अप्रोच होता था वह समस्या से समाधान की तरफ होता था। हम उसके बारे में ये नहीं कर पाते थे कि हमें फ्यूचर क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। हम नहीं, भाई आपने मुद्दा उठाया, किसी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया, हमने उस समस्या का वहां पे समाधान करने के दिशा में कार्रवाई कर दी। लेकिन इंडिविजुअल का ही नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए। इंडिविजुअल की बजाय यूनिवर्सल की दिशा में हम कार्य कर सकें, सबके लिए समान रूप से उसको लागू कर सकें, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। उसी भाव के साथ डाटा की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है और जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिव की बजाय प्रिडिक्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल के रूप में वह कैसे कार्य करता है, ये एक बड़ा कार्य होगा। और उसी दिशा से सरकार अपनी डाटा स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की दिशा में कार्य कर रहा है, जो प्रदेश का एक सुप्रीम रेगुलेटर और आर्किटेक्ट के रूप में काम करेगा। इसमें डेटा इकट्ठा करना, उसको जोड़ने के असली गेम चेंजर क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी उसको कैसे हम आगे कार्य कर सकते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपने एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया था, लेकिन मैं आपको दूंगा। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इंसेफ्लाइटिस से वहां मौतें होती थी। हमारा ध्यान क्या होता था, उपचार पे। कोई बीमार हुआ उसको उपचार मिल जाना चाहिए, उन्मूलन की तरफ हम नहीं गए। हम लोग 17 में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उपचार के लिए जो भी आपको चाहिए उतना पैसा लगाइए, सब कुछ ठीक करिए, हॉस्पिटल्स ठीक करवाइए, सब कुछ ठीक करो, लेकिन उन्मूलन पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किए और डाटा एकत्र करने के बाद हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि वास्तव में इस बीमारी के पीछे क्या है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होते थे इंडिविजुअल की ही हम उपचार की व्यवस्था करते थे। आज भी होता क्या है, आपने ऑर्सेनिक की बात की, आपने कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या आती है। आप देखते होंगे अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी अलग अलग समय में देखने को मिलती हैं। हर जगह डेंगू नहीं होता, हर जगह इंसेफ्लाइटिस यूपी के अंदर नहीं होता, हर जगह मलेरिया नहीं होता, हर जगह कालाजार या चिकनगुनिया नहीं होता। ये सभी बीमारियां अलग अलग जगह में, या हर जगह कैंसर नहीं होता,
अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप बीमारियां भी उसके अनुसार ही वहां पर देखने को मिलती हैं, वहां की जो भी जैव पारिस्थितिकी दिखती है उसके अनुरूप दिखने को मिलती है। हम लोगों ने वहां पे भी इस चीज को किया, ये डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद इस चीज को पाया कि आखिर ये जो मरीज हैं कहां से ज्यादा आ रहे हैं, कारण क्या है। हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे और पहुंचे थे कि दो कारण है। जहां शुद्ध पेयजल का अभाव है और खुले में शौच लोग करते हैं, वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें ज्यादा हैं। अब उपचार की व्यवस्था, उपचार के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और हर घर में शौचालय का निर्माण, इस सरकार के द्वारा जो प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट का था, यूनिवर्सल अप्रोच गवर्नमेंट का था, इंडिविजुअल के लिए भी किया गया, लेकिन यूनिवर्सल जब किया गया, परिणाम क्या है। परिणाम है जो 1200 से 1500 मौतें होती थी। आप दलितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे कि हम समाजवादी करते थे, लेकिन आप लोग भूल गए कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हर वर्ष 1200 से 1500 मौत अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबों के बच्चों की होती थी, केवल इंसेफ्लाइटिस से। और 17 में ये बीमारी 17 तक देखने को मिली। ये सारे डाटा हमने एक साथ इकट्ठे करने के लिए टीमें लगाई, बहुत सारे संगठनों को हमने एक साथ जोड़ा था, बहुत सारे विभाग एक साथ जुड़े थे, और फिर हम लोगों ने जब एक साथ फोकस्ड कार्रवाई की, परिणाम क्या है। 19 के बाद इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो गया है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं है और हर बच्चा बच गया है। हमने उसको जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी। उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी, आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। और उसके लिए सरकार के प्रयास, आपके सिद्धार्थनगर तो इसका एक प्रकार का एपिसेंटर था। सबसे ज्यादा पेशेंट में जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज माने जाते थे आपके सिद्धार्थनगर जनपद से आते थे, और सबका उपचार गोरखपुर में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होता था। क्या स्थितियां थी।
दम तोड़ देते लोग। बल आपके देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अज्ञात बीमारी दिखाई जाती थी। मुझे याद है, मैं 2007 में बलरामपुर गया। मैं बलरामपुर में गया था तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अज्ञात बीमारी से 10 बच्चों की मौत हुई। मैं भौचक था, मैंने कहा भी 2007 में इनसे ये जो है अज्ञात बीमारी कौन सी है ये। तो मैं सांसद था, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहां पे जो लक्षण थे, लक्षण के बाद मैंने सीएमओ से मुलाकात की। और मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं सीएमओ से मुलाकात किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो ये जो लक्षण है इंसेफ्लाइटिस के दिखते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर वो नहीं करते, इसलिए अज्ञात बीमारी बता करके मरना है तो मरने दीजिए। ये टिप्पणी थी उस समय के आपकी सरकार के समय के एक सीएमओ के। और हम लोगों ने जब आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है। पांडे जी देखिए, इस चीज को देखा जाना चाहिए, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करें लेकिन परिणाम ना आए, उस परिणाम का मतलब क्या है। आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया। क्या काम कर लिया? मैं तो जेपीएनआईसी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सब की तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बता ही चुका हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दे दिया समाजवादी पार्टी ने, यह महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं? हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। वो बोल सकता है, वो जा सकता है कहीं भी, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखता है, ये परसेप्शन दिया है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, कल हमारे औद्योगिक मंत्री यहां बोल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है। हर बड़ा उद्यमी निवेश करने का इच्छुक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पिक एंड चूज कुछ भी नहीं। एक नीतियों के साथ हमने सबको जोड़ा, सब कुछ नीति के अंतर्गत सब कुछ संचालित हो रहा है। और उन्हीं चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये बातें यहां पर कहीं, और ये इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, लेकिन इसमें डाटा ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा है उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो आपने कहा था ड्रॉप आउट रेट के बारे में। देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय था कि शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट रहा है, देखिए आपके समय में जो ड्रॉप आउट रेट था ये लगभग 6 से 7% के आसपास था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। आज ये लगभग 0% से लेकर के 3 के आसपास है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? हम इसको नीचे लाने में क्यों सफल हुए? अलग अलग, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज हम इसको सफल करने, इसको हम लोग ड्रॉप आउट रेट को नीचे न्यूनतम लाने में क्यों सफल हुए हैं? खास तौर पर देखिए, आम धारणा क्या थी, और मुझे अफसोस हो रहा था, आपने सीएम कंपोजिट विद्यालय की बात की। इस सीएम कंपोजिट विद्यालय केवल हम एक जिले में पहले चरण में 2 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक बनाना चाहते हैं। 8000 न्याय पंचायतें हैं, 8000 न्याय पंचायतों में 8000 ऐसे विद्यालय बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने पैसा 150, हम गत वर्ष पैसा दे चुके हैं, 150 का इस बार भी हम पैसा दे चुके हैं। यानी पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में 1-1 बन जाए,
और एक एक बनने के बाद फिर हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे एक कैंपस के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे, पर्याप्त मात्रा में छात्र होंगे और एक ही कैंपस में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी उनके पास होगी। क्यों नहीं कंपटीशन के योग्य हमारे बच्चे तैयार होंगे? क्यों नहीं तैयार होंगे? लेकिन आपने बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ड्रॉप आउट रेट के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि डाटा का महत्व क्या है, दूसरा ड्रॉप आउट रेट का जो मैं बात कर रहा था, आप क्या करते थे? हम लोगों ने जब स्कूल मर्जर की बात की थी, आपने जो बात कही यहां पे कि साहब शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है। अरे हम लोग जितने भी आए हैं सब शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए लोग ही यहाँ आते हैं और शिक्षकों ने जब पढ़ाया तब हम यहाँ आए हैं। और मैं सही बताता हूं कि अगर कभी मेरा पुराना कोई शिक्षक मिलता है तो मैं आज भी उसको प्रणाम करता हूं। अब मैं आप देखो, आप व्यवहारिक आदमी हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं और बहुत सारी चीजें उम्र के साथ मुंह से निकल भी जाती हैं, लेकिन और उन चीजों को हम लोग जब बोल देते हैं, लेकिन मेरा मानना है शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और सरकार ने इसीलिए कहा कि हम कैशलेस की फैसिलिटी उन सभी शिक्षकों को देंगे। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, इन सबको हम देने जा रहे हैं। शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और उसको ड्रॉप आउट रेट की जब हम बात कर रहे थे तो यह मान्यता क्या थी कि साहब बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि स्कूल दूर है। हम लोगों ने सर्वे किया, क्या यही सही कारण है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा गहराई से उसका जब विश्लेषण किया गया, डेटा का विश्लेषण किया गया, उसको देखा गया, एनालिसिस की गई कि क्या ये सच है, आया नहीं। बालिकाएं